स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे कि आप जो है इंटरमीडिएट के बाद जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के लिए प्रवेश परीक्षा देने, उसके बाद या अन्य किसी भी अच्छे कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा देंगे, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। खटाखट जो है लगाते जाइए। पहला प्रश्न है आपका, चार धातुएं हैं ए, बी, सी और डी और इनके मानक अपचयन विभव क्रमशः 1.5 to 0.34 और 0.76 वोल्ट हैं और इनको जो है क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब सबसे पहले उस धातु को लिखना है जिसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है, उसके बाद से जो है क्रम से जो है जैसे जैसे क्रियाशीलता कम हो रहा है उसी प्रकार व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। और व्यवस्थित किया भी है, चार प्रकार से व्यवस्थित किया है। पूछ रहा है कि कौन सा प्रकार इसमें से सही है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव को देखें। तो आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का बताया गया है, मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव। और साथ ही यह भी बताया जाता है, और ध्यान भी रखिएगा कि ये जो दोनों प्रकार के जो है इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, E0 RP और E0 OP, यह है मानक अपचयन विभव और यह है मानक ऑक्सीकरण विभव। तो यहाँ पर यह याद रखना है कि जब तक जो है यह उल्लेख न करे कि ऑक्सीकरण विभव दिया है कि अपचयन विभव दिया है, तब जो है हम इलेक्ट्रोड विभव का अर्थ जो है केवल अपचयन विभव ही लगाएंगे। IUPAC ने जो है यह सलाह दिया है कि इलेक्ट्रोड विभव जो होता है उसका तात्पर्य अपचयन विभव ही होगा। क्लियर? कंफ्यूजन से बचने के लिए जो है ये जो है सलाह IUPAC के द्वारा दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण या अपचयन विभव का उल्लेख नहीं किया गया है। तो सीधी सी बात है, ये जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू जो दी गई है, ये सभी जो है वैल्यू क्या है, इन तत्वों के जो है मानक अपचयन विभव हैं। क्लियर? और इनके आधार पर जो है इन तत्वों को व्यवस्थित करना है क्रियाशीलता के घटते क्रम में। मतलब सबसे पहले जो है उस तत्व को रखेंगे जिसकी क्रियाशीलता अधिक है और धीरे धीरे जो क्रियाशीलता के घटते क्रम में हम लोग व्यवस्थित करते जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार का इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए ताकि अगर इस आधार पर कुछ और भी पूछा जाए, कोई और भी प्रश्न पूछा जाए तो उसे आप जो है हल करने में सक्षम हों। तो देखिए किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बताई गई है, धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी बताई गई है और सबसे ऊपर जिन धातुओं को रखा गया है उनका मानक अपचयन विभव जो होता है वो ऋणात्मक होता है और ऊपर वाले धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वो अधिक होता है। सीधी सी बात यह है कि किसी भी धातु का जो अपचयन विभव होता है जितना अधिक ऋणात्मक होगा, धातु का अपचयन विभव माइनस में जितना अधिक होगा, जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। ध्यान दीजिएगा, अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा, अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी, क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। क्लियर? इस आधार पर देखा जाए, इस आधार पर अगर उधर हम देखें तो सबसे अधिक जो है ऋणात्मक ऑक्सीकरण
सबसे अधिक ऋणात्मक अपचयन विभव जो है ये बी का है। क्लियर? तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होगी? बी की होगी। क्लियर? और इससे कम जो है ऋणात्मक अपचयन विभव किसका है? डी का। बी का आप देख पा रहे हैं 2 वोल्ट है, -2 वोल्ट है। इसके बाद ये दोनों तो प्लस में है, इसकी बात छोड़िए, पहले माइनस में है उसको देखिए। तो सबसे ज़्यादा माइनस बी का है, तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है बी होगी। और इसके बाद बी से जो है थोड़ा सा कम निगेटिव डी है, तो इसके बाद सेकेंड नंबर पर जो है सबसे अधिक क्रियाशीलता धातु डी होगी। क्लियर? इसके बाद आइए प्लस में। तो माइनस में तो ये आपको बताए जितना अधिक माइनस होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी, लेकिन जब वही प्लस में हो जाए आरपी धातुओं का, तो जितना कम प्लस होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। तो 2 वैल्यू प्लस में है, देखिए ए और ए। जो प्लस में है तो हम कह रहे हैं कि जितना प्लस में मान जितना कम होगा, तो प्लस में देखिए 2 है, 1.5 और 0.34। तो जाहिर सी बात है सी का प्लस वैल्यू कम है और जो है ए का अधिक है, तो सी की क्रियाशीलता अधिक होगी, सी की क्रियाशीलता अधिक होगी और ए की क्रियाशीलता कम होगी। तो इस प्रकार जो है ये जो क्रम हो जाएगा बी डी सी ए, तो बी डी सी ए जो है ऑप्शन नंबर 2 में आपके मौजूद है। तो पहले क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्लियर? इस बेस पे आप जो है कोई भी सवाल पूछेगा अपचयन विभव के आधार पर जो है व्यवस्थित कर लीजिएगा। क्लियर? अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें इतना कुछ देखना ही नहीं था। इसका देखिए इसके ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। आपको इतना तो पता है कि किसी धातु का अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होती है। इन चारों में देखिए सबसे अधिक जो है ऋणात्मक अपचयन विभव किसका था? बी का था। क्लियर? तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी थी? बी की थी, यानी कि सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? बी को लिखा जाएगा। और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले बी को लिखा गया है। इसमें देखिए सबसे पहले ए को लिखा गया, इसमें भी ए को लिखा गया और इसमें डी को लिखा गया है, जबकि सबसे पहले जो है किसको लिखा जाएगा? बी को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में बी को लिखा गया है। तो केवल एक धातु का ही यहाँ पर अगर आप पता लगा लेंगे तो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप चाहे तो जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरे को देखा जाए तो दूसरे में जो कह रहा है कि निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए सेल EMF है। सेल अभिक्रिया दी गई है और उसके लिए EMF पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है। एनोड और कैथोड का पहचान करेंगे। तो आपको बताया गया है कि जिसका ऑक्सीकरण हो वह एनोड है और जिसका अपचयन होता है वह कैथोड होता है। तो आइए इसमें देखा जाए। जिंक है तो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या देखिए, यहाँ जिंक की जिंक पर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, तो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या इधर 0 है, कोई आवेश नहीं है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 माना जाएगा। तो जिंक का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 है और यहाँ हो जा रहा है कितना? +2। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि जो हो रही है तो इसका मतलब है कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। जब जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो जिंक क्या है? एनोड है। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो जिंक एनोड है। क्लियर? इसी प्रकार कॉपर का देखिए, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 से क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, तो कॉपर किसका कार्य करेगा? कैथोड का कार्य करेगा। यानी कि इस सेल अभिक्रिया में जिंक एनोड का कार्य करेगा और कॉपर कैथोड का कार्य करेगा। और
आपको ये बताया गया है कि पूछ क्या रहा है, क्या सेल विभव ए ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होता है। क्लियर? तो वैल्यू रखिए, कैथोड के लिए ई नॉट क्या दिया है, कैथोड किसका है, कॉपर का है। तो कॉपर के लिए ई नॉट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस 0.34 वोल्ट। लिखिए प्लस 0.34 वोल्ट माइनस हो जाएगा आपका ई नॉट ऑफ एनोड। तो एनोड जो है, एनोड का कार्य कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है। तो जिंक के लिए जो है ई नॉट क्या दिया हुआ है, जिंक के लिए नॉट दिया है माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस 0.76 वोल्ट। ऐड करिए, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.10 वोल्ट। यानी कि दूसरे का जो है ये ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 1.10 वोल्ट जो है सही होगा। क्लियर? आइए इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन आपका आया है, तनुता बढ़ने पर विशिष्ट चालकता में क्या परिवर्तन होता है। तनुता किसी विद्युत अपघट्य का विलयन, उसमें पानी डाल करके उसे और तनु कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत अपघटनी चालक के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किनके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है। तो जाहिर सी बात है, आयन अगर अधिक रहेंगे चालकता अधिक होगी, आयन कम होंगे चालकता कम होगी। तो विलयन में अगर पानी डाल रहे हैं तो आयन दूर दूर हो जाएंगे, आयनों का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आयनों का घनत्व कम होगा, आयनों की संख्या कम होगी, तो चालकता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, तनुता बढ़ने पर, तनुता बढ़ रहा है यानी कि विलयन में आप पानी की मात्रा बढ़ रही है, तो पानी की मात्रा जब बढ़ेगी तो आयनों की मात्रा घटेगी, तो आयन की मात्रा घटेगी तो चालकता क्या होगी, घटेगी। यानी कि तनुता बढ़ने पर चालकता क्या होती है, घटती है। यानी कि तीसरा का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्लियर? इसके बाद आ जाइए चौथे पर। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो है किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इन तीनों बातों पर डिपेंड करता है, ए बी डी पर डिपेंड करता है, परंतु जो है इस ऑप्शन पर यानी कि जो है दाब पर अर्थात प्रेशर पर जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान डिपेंड नहीं करता है। यानी कि चौथे का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो हमारा 5वां क्वेश्चन होगा, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, मोलारता पर भी निर्भर करता है। अर्थात जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, इनमें से सभी पर। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव जो है इन तीनों ही कारकों पर निर्भर करता है। क्लियर? अब आइए छठा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपका इसमें माइंड से ये पूछ रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम जो है इत्यादि धातुओं का मानक अपचयन विभव जो है इतना इतना है। अब इनमें से प्रबल आक्सीकारक कौन है? तो पहले ध्यान दीजिएगा, आक्सीकारक किसे कहते हैं।
जो स्वयं अपचयित हो जाए आसानी से और किसी दूसरे को आसानी से ऑक्सीकृत कर दे। और सिंपल भाषा में समझें कि जो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले ले, किसी से आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले, उसे ही हम कहते हैं प्रबल ऑक्सीकारक। क्लियर? तो इन चारों में प्रबल ऑक्सीकारक ढूंढना है। अब ये जो वैल्यू दिया गया है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की वैल्यू दी गई है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता यहाँ पे सबसे अधिक इसकी है, उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी है, और सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता इस चौथी धातु अर्थात मैग्नीशियम की है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे कम है, तो ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? सबसे अधिक होगी। यानी कि इन चारों धातुओं में जो है सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम ग्रहण करेगी। क्लियर? तो जो धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखे, उसकी ऑक्सीकारक क्षमता उतनी अधिक होती है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, मैग्नीशियम। क्लियर? अब आइए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। पूछ रहा है कि CuSO4 को एल्यूमिनियम के बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि आखिर क्या कारण है कि CuSO4 के विलयन को जो है, आखिर क्या कारण है कि CuSO4 के विलयन को जो है एल्यूमिनियम के बोतल में नहीं रखा जाता है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर रख दिया जाए, आप लिए CuSO4 प्लस एल्यूमिनियम ले लिए, तो बन जाएगा आपका Al2SO4 बन जाएगा, और Cu क्या हो जाएगा? अवक्षेपित हो जाएगा। Cu अवक्षेपित हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए ये पात्र है, किसका पात्र है? एल्यूमिनियम का पात्र लिया गया है। क्लियर? तो एल्यूमिनियम का पात्र आप लिए हैं और इसमें आप क्या कर रख दिए? CuSO4, और यह किसका बना हुआ है भाई? एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम की सक्रियता क्या होती है? अधिक होती है, और एल्यूमिनियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ है? कॉपर से ऊपर है। और आपको बताया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की धातुएं नीचे की धातुओं को उनके विलयन से भगा करके स्वयं उनके स्थान पर जुड़ जाती हैं। क्लियर? तो इसमें से जो है एल्यूमिनियम निकलेगा और कॉपर को यहाँ से हटा देगा। क्लियर? कॉपर को हटा देगा, कॉपर आकर के नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा और इसमें से एल्यूमिनियम निकल करके इससे जुड़ जाएगा। Al2 जो है निकल करके SO4 से जुड़ जाएगा। यानी कि अगर CuSO4 को आप इस पात्र में रख दिए, CuSO4 को इस पात्र में रख दिए, तो वह कन्वर्ट होने लगेगा Al2SO4 में, और यह एल्यूमिनियम आएगा कहाँ से? इस पात्र से आएगा। क्लियर? तो यह पात्र जो है धीरे 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 नष्ट होने लगेगा। यही कारण है कि CuSO4 को जो है हम एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हो क्या रहा है? अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। 4 ऑप्शन दिया है। Cu उपचयित हो जाता है, Cu2 प्लस अपचयित हो जाता है, एल्यूमिनियम अपचयित हो जाता है, CuSO4 का विघटन हो जाता है। तो अब देखिए रिएक्शन क्या हुआ है। Cu का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना था? +2 निकालिएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आता है वीडियो बनेगा, आगे देखिएगा। तो Cu का ऑक्सीकरण संख्या था +2, हो गया 0, यानी कि Cu का ऑक्सीकरण संख्या क्या हुआ? कम हुआ। और ऑक्सीकरण संख्या कम होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा कि अगर ऐसा करें, यानी कि CuSO4 को अगर जो है एल्यूमिनियम के पात्र में रख दें, तो ये देखिए रिएक्शन के माध्यम से आपको बताया गया कि Cu का क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद आइए ऑप्शन नंबर
अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। पूछ रहा है निम्नलिखित में 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक प्रणालियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी यानी तांबे का एक टुकड़ा डुबाया गया, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा। इसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन जो होगा यह 4 धातुओं ए बी सी डी के लिए मानक अपचयन विभव क्रमशः है और इनमें से प्रबल अपचायक कौन सी धातु है। तो शुरू से ही आपको बताया जा रहा है कि सबसे प्रबल अपचायक कौन होगी। अपचायक मतलब जो किसी को अपचयित कर दे, किसी को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। क्लियर। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस धातु के लिए मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह उतनी आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन देगी। यानी कि किसी धातु के द्वारा किसी को दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे करके उसे ऋणायन में परिवर्तित करने की जो क्षमता है उसे ही हम कहते हैं अपचायक क्षमता। तो आइए यहाँ पर देखें कि सबसे अधिक जो है ऋणात्मक अपचयन विभव किस धातु का है। तो वैल्यू देखिए, यह ए के लिए है, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए है। तो सीधी सी बात है, देखिए ए के लिए जो मानक अपचयन विभव का मान है -3.06 वोल्ट आ रहा है यानी कि सबसे अधिक ऋणात्मक अपचयन विभव है ए के लिए, इसलिए जो है कौन सा सही होगा, ए। धातु ए जो है सबसे प्रबल अपचायक होगी और ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसके बाद देखिए जो 10वां क्वेश्चन है इसमें करें कि सेल अभिक्रिया, इसके लिए कौन सा क्रम सही है। 4 प्रकार से सेल अभिक्रिया को लिखा है। तो सेल अभिक्रिया का सही क्रम जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सेल अभिक्रिया है इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो सीधी सी बात है, देखिए जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण संख्या या 0 है, 0 से हो जा रहा है +2। तो जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिस धातु का ऑक्सीकरण होता है वह किसका कार्य करती है, एनोड का। और सिल्वर का देखिए प्लस से यानी +1 से 0 हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या। क्लियर। इस पर ऑक्सीकरण संख्या 0 है तो सिल्वर का ऑक्सीकरण संख्या +1 से 0 हो रहा है यानी कि अपचयन हो रहा है। तो सिल्वर जो है कैथोड का कार्य करेगा। तो यहाँ जिंक एनोड है और सिल्वर कैथोड है। और सेल अभिक्रिया लिखने के लिए आपको बताया गया है कि पहले एनोड को लिखेंगे तब कैथोड को लिखेंगे, यानी कि जो है पहले जिंक को लिखेंगे तब सिल्वर को लिखेंगे। तो इस बेस पे आपका ऑप्शन ए और बी तो रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें पहले सिल्वर को लिखा है। उसके बाद बच गया बी और सी। तो आइए देखें बी और सी में कौन सा सही है। तो दोनों ही ऑप्शन में जो है पहले जिंक को लिखा है तब सिल्वर को लिखा है। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो एक गलती कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में एक गलती कर दिया है। सिल्वर पर जो है 2 प्लस चार्ज नहीं होता है, सिल्वर पर होता है 1 प्लस चार्ज, लेकिन यहाँ पर लगा दिया है 2 प्लस चार्ज। तो ऑप्शन नंबर डी भी जो है रिजेक्ट हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो यानी कि जो है 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है सही माना जाएगा। क्लियर। आइए 11वें पर देखें। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। तो आपको बताया गया है विद्युत अपघट्यों के बारे में, दुर्बल विद्युत अपघट्य बताया गया और प्रबल विद्युत अपघट्य बताया गया है। तो आपको बताया गया है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो अच्छे चालकत्व रखते हैं। तो इसका जो है 11वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अच्छा चालकत्व किनका होता है, प्रबल अपघट्य का प्रबल अपघट्य का होता है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्न में से कौन सबसे अधिक धन विद्युतीय धातु है। अब देखिए धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है, किसी भी धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का जो गुण होता है उसको कहते हैं धन विद्युतीय गुण। तो इसमें पूछ यह रहा है कि कौन सी धातु जो है सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। और आपको बताया गया कि जिस धातु के लिए मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है वही सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है।
तो आइए देखें कि इन चारों में से जो है किस धातु के लिए मानक अपचयन विभव का मान सबसे अधिक ऋणात्मक है। तो चारों पर ध्यान दीजिए, यह जो है -0.44 है, या -0.28 है, और यह -2.87 वोल्ट है, और ये तो प्लस में, इसको हटाइए ही। तो सबसे अधिक ऋणात्मक जो है अपचयन विभव किसका है, यहाँ ये ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि जो है कैल्शियम का अपचयन विभव जो है सबसे अधिक ऋणात्मक है। यानी कि सबसे अधिक धन विद्युतीय गुण किसके अंदर है, कैल्शियम के अंदर है, यानी कि जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, पूछ रहा है कि तीन धातुओं ए बी सी का मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट तथा -1.2 वोल्ट है, -1.2 वोल्ट है। इनकी अपचायक शक्ति होगी। अपचायक शक्ति का क्रम दिया हुआ है, 4 प्रकार से जो है अपचायक शक्ति के क्रम में व्यवस्थित किया। पूछ रहा है कौन सा क्रम सही होगा। तो सबसे पहले जाने अपचायक शक्ति की कौन सी है। तो इलेक्ट्रॉन देने की जो शक्ति है वही होगी अपचायक शक्ति। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगी धातु, उसकी अपचायक शक्ति उतनी अधिक होगी। तो हम देखेंगे कि किसका अपचयन विभव जो है सबसे अधिक ऋणात्मक है। तो यहाँ जो है ए बी और सी तीनों ही धातुओं का जो है मानक अपचयन विभव दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि कौन जो है सबसे प्रबल अपचायक धातु है। तो जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक ऋणात्मक होगा वही धातु जो है सबसे प्रबल अपचायक होगी, और उसके बाद से जो है उससे कम अपचायक क्षमता होगी जिसका जो है उससे कम ऋणात्मक है। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो है अपचायक क्षमता हो जाएगी धातु बी की, और इसके बाद जो है अपचायक क्षमता हो जाएगी धातु सी की, और सबसे कम अपचायक क्षमता होगी धातु ए की। अर्थात जो है 13वें का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। करें कि 4 तत्वों ए बी सी डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः जो है इतना इतना दिए गए हैं, और पूछ रहा है सबसे प्रबल अपचायक धातु कौन सी है। तो सबसे प्रबल अपचायक धातु से हमारा तात्पर्य है कि कौन सी धातु जो है सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे करके किसी को रेडियन में कन्वर्ट करेगी। तो बताया जा रहा है आपको कि जिस धातु के लिए मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा ऋणात्मक होगा वही जो है सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगी। तो आइए देखा जाए कि इन चारों में जो है किसके अपचयन विभव का मान जो है सबसे अधिक ऋणात्मक है। तो 4 धातुएं हैं, ए के लिए इतना है, बी के लिए इतना है, सी के लिए है, डी के लिए ये है। तो आपको स्पष्ट दिख पा रहा है कि धातु ए के लिए जो मानक अपचयन विभव दिया है ये -2.90 वोल्ट दिया है, यानी कि सबसे अधिक ऋणात्मक मानक अपचयन विभव जो है धातु ए के लिए है। अर्थात जो है 14वें का ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो ये था जो है विद्युत रसायन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला वीडियो। इसका अगला वीडियो जो है पुनः जो है आपको कुछ दिनों पश्चात मिलेगा, जिसका अध्ययन करिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।